हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज मैं भागीरथी मिश्र की बुक रीडिंग, भागीरथी मिश्र की काव्य पुस्तक की बुक रीडिंग, काव्य शास्त्र को आगे बढ़ाते हुए आज मैं रस के बारे में आप लोगों को बताऊंगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। रस, रस क्या है? यहाँ पे लिखा है, ना ही रसाद्विते कश्चित पर्यर्थः प्रवर्तते। अर्थात ये नाट्य शास्त्र में लिखा है, यानी रस के बिना कोई भी नाटक या किसी भी तरह का उद्देश्य जो है सब में सफलता नहीं मिलती। यानी रस के बिना अगर उसमें रस नहीं है तो उसमें वो कहना चाहिए कि वो नाटक या काव्य नहीं हो सकती, क्योंकि जिसमें काव्य है, जो काव्य है उसमें रस जरूर रहेंगे। दृश्य काव्य में भी रहेंगे रस, जैसे नाटक में तो जरूरी है। तो यहाँ पे वही लिखा है कि जिसमें रस नहीं है, जिसमें रस नहीं है, चाहे नाटक हो या कोई भी, तो वह जो है काव्य नहीं है। ठीक है, काव्य नहीं है, यानी रस के बिना नाटक या किसी भी उद्देश्य में सफलता नहीं मिल सकती। ठीक है, तो यहाँ पे प्राचीन भारतीय दृष्टि से नाटक में रस का महत्वपूर्ण स्थान है। रस संचार के बिना कोई भी प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है, अतः रस निष्पत्ति नाटककार का प्रमुख लक्ष्य होता है। प्रश्न होता है कि रस क्या है? रस एक प्रकार का विशेष आनंद है जो काव्य के पठन, श्रवण अथवा नाटक के अभिनय देखते समय सामाजिक को प्राप्त होता है। और विशेष आनंद के संपादन के संबंध में भरत मुनि का सूत्र है। क्या सूत्र है कि विभाव विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादृष्टिस्पत्ति, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादर्श निष्पत्ति है। अर्थात विभाव अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। ठीक है, यानी रस की निष्पत्ति, रस कब होंगे? जिसमें विभाव होंगे, अनुभाव होंगे और जो संचार करने वाले भाव होंगे या संचारी भाव होंगे, तो वो होंगे फिर रस। ठीक है, जैसे यहाँ पे और बता देती हूँ कि यह रस केवल शास्त्रीय वस्तु ही नहीं वरन व्यवहारिक अनुभवगम्य वस्तु भी है। नाट्य शास्त्र में इसे स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि जिस प्रकार अनेक व्यंजनों, औषधियों और द्रव्यों से युक्त होने पर भोजन में एक विशेष स्वाद का अनुभव करते हैं, उसी प्रकार रसिक जन अनेक भावों से, अभिनय से युक्त स्थायी भावों का आस्वादन करते हैं। यानी यहाँ पे दिया गया है, जिस तरह से जो खाने वाला व्यक्ति है, ठीक है, जो भोगी, जो व्यंजनों का स्वाद ले लेकर खाते हैं तो उसको रस मिलता है। ठीक है, और जो भूखे व्यक्ति होंगे वो भोजन का स्वाद ले के खाएंगे। ठीक है, लेकिन जिसका पेट भरा हुआ है उसको भोजन अच्छे नहीं लगेंगे, वो रुचि ही नहीं लेगी। तो वैसे ही काव्य होता है, काव्य के लिए भी ऐसे व्यक्ति होने चाहिए जो उसमें रुचि ले। ठीक है, मान लो चाहे कहीं पे बहुत धूप है, वहां राहगीर जा रहे हैं और उसको बहुत प्यास लगी है। ठीक है, तो प्यास लगी है तो अचानक से उसको पानी दिखता है, ठंडा ठंडा मस्त मिल जाते हैं, तो उसको पीकर जो वो तृप्त होता है, उसका अनुभव वो उसको बता नहीं सकता, अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता। वैसे ही ये रस होता है, वैसे ही रस का स्वाद होता है जिसको बयान नहीं कर सकता। ठीक है, तो वैसे ही रस होता है, यही नाटक की रसानुभूति है। और यही नाटक में ऐसी अनुभव जो है नाटक में रस की अनुभूति कराती है। ठीक है, नाटक को देखकर अनुभूति होता है। नाना भावों से संयुक्त होकर स्थायी भाव अपने सामान्य नहीं वरन विशेष मानसिक आनंद को प्राप्त करता है। और केवल एक ही भाव नहीं, जब हम नाटक को देखते हैं तो बहुत से नाटक ही क्या, कोई भी मूवी हो या कुछ भी हो, ऐसे देखते हैं, मान लो जाए कोई स्त्री को प्रताड़ित कर रही, तो उसको देख के हमारे मन में उसके प्रति दुख, सहानुभूति पैदा होंगे, तो ये भी भाव है एक प्रकार के। तो ऐसे ही भाव जो है पैदा होते हैं। जिस प्रकार बहुविधि व्यंजक के भोजन का पूर्ण आनंद पाने के लिए भूख और स्वाद विवेक आवश्यक है, यानी वही बताई मैं
कि बहुत सारे भोजन है रखे हैं, अनेक अनेक व्यंजन रखे हैं, जब उसको भूख ही नहीं लगी तो उसका स्वाद कैसे लेंगे? तो उसके लेने के लिए भूख को, व्यक्ति को भूख और स्वाद विवेक आवश्यक है। वैसे ही काव्य के लिए व्यक्ति को उसमें रुचि लेना आवश्यक है, कि उसका रुचि ही नहीं तो वो बैठ के नहीं देखेंगे, ठीक है। लेकिन नाटक ही एक ऐसा है जो उसमें हर चीज रहते हैं, बोल सकते हो कि उसमें रस रहते हैं, स्वाद रहते हैं, इसमें पढ़े अनपढ़ लिखे की जरूरत नहीं होती, तो ये ही एक्टिंग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे उसी प्रकार रसानुभूति की पूर्णतः सहृदयता, संवेदनशील, संस्कार और विवेक की आवश्यकता होती है। तो वैसी अनुभव लेने के लिए क्या क्या होंगे? सहृदयता, संवेदनशील, है ना, संस्कार और विवेक की आवश्यकता होती है, यहाँ पे लिखा है वैसे, ठीक है। तो यहाँ पे फिर नाटक में भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 मानी गई है, यद्यपि काव्य में 9, 10 और 11 तक रसों की संख्या विद्वानों द्वारा स्वीकृत की गई है, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है कि श्रृंगार हास्य करुण रौद्र वीर भयानक विभत्स्वद्भुत विभत्स्वद्भुत संज्ञा चेत्यष्टो नाट्ये रसा स्मृता, यानी क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? इसमें श्रृंगार, हास्य रस, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, ठीक है, विभत्स, अद्भुत, इन सभी इन सभी जो है रस है वो चेष्टाओं से उत्पन्न होते हैं, ऐसा करके बोल रहे हैं, ठीक है। नाट्य रसा स्मृता, ठीक, उसमें रहते हैं, ऐसा करके। इसमें श्रृंगार से हास्य, रौद्र से करुण, वीर से अद्भुत और विभत्स से भयानक रस की उत्पत्ति मानी गई है, ये याद रख लेना, ठीक है। श्रृंगार जो है किससे है? श्रृंगार से हास्य रस की उत्पत्ति होती है, रौद्र से करुण, वीर से अद्भुत और विभत्स से भयानक रस मानी गई है। रस के 4 अंग है, विभाव, अनुभाव, संचारी और स्थायी भाव, ठीक है। तो चलिए विभाव देख लेते हैं। विभाव क्या है? विभाव कारणम निर्मितः हेतु ऋतु पर्यायः, विभावः कारणम निर्मितम हेतु रीति पर्यायः, अर्थात विभाव जो है विभाव के लिए कारण, निर्मित, हेतु और रीति जो है उसका पर्याय है। विभाव का पर्याय क्या है? कारण है, निर्मित है, हेतु और रीति, इसका ये सब इसका पर्याय है। यानी विभावतेन विभावयन्तेन वाङ्गत सत्त्वभियन्नयः इति विभावः, यथा विभावितं विज्ञातमृत्यर्थान्तरम्। एक बार और पढ़ देती हूँ। विभावः कारणम निर्मितम हेतु रीति पर्यायः, विभाव्यतेनेन वाङ्गतसत्त्वभियान्नयः इति विभावः, अर्थात इसका मतलब ये होता है कि वही विभाव का जो पर्याय है, कारण है, निर्मित है, हेतु रीति अपर्याय है, ठीक है। और विभाव से वाग और सत्व अभिनय, ये सत्व यानी सात्विक अभिनय, ठीक है। विभाव को कैसे मानते हैं? विभाव कैसे दर्शाते हैं? सात्विक अनुभव से आएंगे, ठीक है, सात्विक अभिनय से, और वाग बोलने से, इति विभावः, तो यही विभाव होता है। यथा विभावितम विज्ञान मिथ्यार्थरम, यानी इस तरह से विभाव जो है विज्ञान और मिथ्यार्थरम होता है। विशेष रूप से जो भाव को प्रकट करते हुए विभाव हो, ये कारण रूप में होते हैं। स्थायी भाव के प्रकट होने का जो मुख्य कारण होता है उसे आलंबन विभाव कहते हैं। विभाव किसे कहेंगे? एक मिनट। विभाव जो है
विभाव जो है स्थायी भाव को जो कारण होता है उसे विभाव कहा जाता है। इसके दो घटक है, स्थायी भाव के जो कारण होते हैं, ठीक है, उसको विभाव कहते हैं। विस्थायी भाव प्रकट होने के जो कारण होते हैं उसको ही विभाव कहते हैं। इसके दो प्रकार हो सकते हैं, घटक बोल सकते हैं। एक तो होता है आलंबन होता है, यहाँ पे लिखा है, और दूसरा होता है उत्तेजना, यानी आलंबन विभाव और दूसरा है उत्तेजना विभाव। ठीक है, इसको एग्जाम्पल के जरिए मैं समझा देती हूँ। यहाँ पे आपको ढेर सारे ऐसे दिए हैं, यानी एक जैसे एक वृक्ष, यहाँ पे क्या लिखा है इसको ही पढ़ देती हूँ मैं, ठीक है। विशेष रूप से जो भाव को प्रकट करते विभाव होते हैं, इसके कारण रूप होते हैं। स्थायी भाव प्रकट करने का जो मुख्य कारण होता है उसे आलंबन विभाव कहते हैं। स्थायी रूप से जो, जैसे मान लो जाए एक सांप, जैसे सांप को देखकर, हम सांप को देखते हैं ना, सांप को हम देखकर मन में भय का संचार होता है ना, यथा अतः यह भय का आलंबन हुआ। सांप को देखकर मन में भय का संचार होता है, अतः यह जो है भय का आलंबन हुआ। और इसी तरह मान लो जाए शाम को कहीं रास्ते पे हम जा रहे हैं और वहां पे फन फैलाया विषैला सांप एकाएक हमारे सामने आ जाते हैं, है ना, एकाएक हमारे सामने आ जाते हैं, तो वो जो दृश्य हमारे भय को कई गुना बढ़ा देता है ना। वो दृश्य हमारे सांप को देखकर जो, सांप को देखकर जो हमारे भय उत्पन्न हुए, हमारे मन में भय का संचार होता है सांप को देखकर, तो उसको विभाव कहते हैं। ठीक है, उसको विभाव कहा जाता है। इसके अच्छा, स्थायी भाव का जो कारण बनता है इसको विभाव कहते हैं। ठीक है, इसके दो घटक है, आलंबन और उद्दीपन। अब आलंबन किसको बोलेंगे? आलंबन होता है जब सांप को देखकर हमारे मन में भय का संचार होता है ना, तो वो भय ही आलंबन होता है। ठीक है, और मान लो जाए हम शाम को कहीं रास्ते में जा रहे हैं और फन फैलाए विषैला सांप हमारे सामने आ जाते हैं, है ना, तो उस डर को वहां पे कई गुना बढ़ा देते हैं। ठीक है, उस डर को कई गुना बढ़ा देते हैं, तो वो होता है उद्दीपन। ठीक है, सांप को देखे वो क्या हुआ, सांप को देखे वो आलंबन हुआ। ठीक है, सांप को देखकर वो कहीं जा रहा है, उसको देख के हमारे मन में कुछ ये हुआ तो आलंबन हुआ। लेकिन जैसे वो हमारे सामने सांप जो है फन फैलाए आके खड़े हो गए, है ना, खड़े हो गए, तो उसके डर के मारे वो हमारा डर जो है कई गुना बढ़ गया, तो वो होते हैं उत्तेजित, उत्तेजित विभाव। ठीक है, अब आया समझ में आलंबन और उद्दीपन। ठीक है, और विभाव क्या होंगे? जो भावों को प्रकट करें, डर, सुख, दुख, इन भावों को प्रकट करने वालों को ही विभाव कहते हैं। ठीक, और आलंबन, सांप को ही देख के ही हमारे मन में ऐसे डर पैदा हो गए। लेकिन जब रास्ते सामने हमारे खड़े हो जाएं फन फैला के, तो वो होते हैं उद्दीपन। ठीक है, आया समझ में? ठीक, तो इस तरह से उद्दीपन और आलंबन होते हैं। ठीक है, यहाँ पे ढेर सारे ऐसे दिए हुए हैं, तो वही यहाँ पे वैसे भी दिए हैं कि एक हास्य व्यक्ति के चित्र रूप को देखकर, वेशभूषा को देखकर प्रकट होता था, ऐसे रूप वेशभूषा वाला व्यक्ति आलंबन हुआ, और उसके बातचीत करने का ढंग, उसके क्रियाकलाप, तो उसमें और भी अधिक उद्दीपन आया, है ना, तो और भी अधिक हंसी आ गई, और इसके अंतर्गत हम कहना चाहिए कि हम खिलखिला के और हंस पड़े, है ना, और हंसते हंसते हमारी आंखों से आंसू आ गए, तो इस टाइप का हो जाएंगे उद्दीपन। ठीक है, और जो इससे जो भीतर इसकी स्थिति जानी जाती है उसको बोलते हैं आश्रय। ठीक है, उसके भीतर उसकी स्थिति जानी जाती है कि हम जान रहे हैं ना कि कौन सा आलंबन है, कौन सा उद्दीपन है, ऐसा करके, तो ऐसी स्थिति को ही आश्रय कहते हैं। ठीक है, आया समझ में? ठीक, चलिए फिर आते हैं संचारी भाव। संचारी भाव पढ़ लेते हैं। जो स्थायी भाव के साथ साथ संचरण करते हैं उसे संचारी भाव कहते हैं। इसके द्वारा स्थायी भाव की स्थिति की पुष्टि होती है ना।
ये संचारी भाव जल में बुदबुदों या लहरों की भांति उठते और विलीन होते रहते हैं। संचारी भाव क्या है? संचारी भाव जो स्थायी भाव के साथ साथ संचरण करते हैं, ये संचारी भाव कहलाते हैं। ठीक है। यहाँ पे मैं एक बात और बता देती हूँ कि यहाँ अच्छा अनुभव दे बता भी देती हूँ। अनुभव क्या होता है? जब तक वे विभाव अनुभव ये भी है ना, आते हैं पूछते हैं कि अनुभव क्या है ऐसा करके। ठीक है, तो यहाँ पे तो दिया नहीं है, फिर भी मैं बता, हाँ ये दिया है। ठीक है, पहले अच्छा संचारी भाव ही समझ लेते हैं। ठीक है, मान लिया जाए कि डर के मारे हमारी आंखों में कभी झिप सी आ जाती है, हमारी आंखें मूंद लेते हैं, मान लो जाए, अनुभव क्या होते हैं वो मैं बता रही हूँ। ठीक है, सॉरी, संचारी भाव या व्यभिचारी, उसको बोलते हैं व्यभिचारी भी बोलते हैं। तो वो क्या होता है वो बता देती हूँ मैं। ठीक है, मान लो जाए वही बता रही हूँ कि डर के मारे हम जैसे वही बोरी में सांप को देख ली, और तो डर के मारे मैं आंख बंद कर लेती हूँ, है ना। मान लो जाए कोई भी आंख बंद कर लेती है तो क्षण भर के लिए चेतना शून्य हो जाते हैं। कोई भी मान लो जाए कुछ एक्सीडेंट हो गया, उसको भी देख लिए, है ना, तो उसको देख कर क्षण भर के लिए हम चेतना शून्य हो जाते हैं, हमें विस्मित नहीं रहता कि क्या हुआ। ऐसी आत्म निस्वृत्ति को, ऐसी आत्म निस्वृत्ति होती है और अधिक देर तक, और यह अधिक देर तक रहती है। यहाँ एकाएक बिजली की तरह आकर पल भर के लिए विलीन हो जाती है ना। यानी एकाएक रहती है, कुछ तो थोड़े देर के लिए रहेगी और कुछ जो है एकाएक आकर विलीन हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसी ही इसी को बोलते हैं संचारी भाव। ठीक, उड़ते हैं और विलीन हो जाते हैं। यहाँ पे वही लिखा है, संचारी भाव जल के बुदबुदों की तरह होते हैं और उड़ते हैं, विलीन हो जाते हैं। एक रस के स्थायी भाव के साथ अनेक संचारी भाव आते हैं, इसे व्यभिचारी भी कहते हैं, क्योंकि एक संचारी किसी एक स्थायी भाव या रस के साथ नहीं रहता है, वरन अनेक रसों के साथ देखा जाता है जो उसका व्यभिचरण करते हैं। जैसे शंका वियोग श्रृंगार में आते हैं। जैसे शंका जो है वियोग और श्रृंगार में आते हैं। श्रृंगार भी पता है आप लोग को, दो होते हैं। श्रृंगार का स्थायी भाव क्या है? रति, रति होता है। तो उसमें श्रृंगार जो है दो प्रकार के होते हैं, एक संयोग श्रृंगार, दूसरा वियोग श्रृंगार। तो संयोग में मान लो चाहे वियोग होंगे तो उसमें शंका भी आएगी कि मान लो जाए एक प्रेमी प्रेमिका है, वे एक दूसरे से दूर हैं, तो उसमें शंका भी उत्पन्न होते हैं कि क्या हुए, कैसे हुए, जो मिलने नहीं आ रहे हैं, या हमारी बातें नहीं हो रही है, इस टाइप का। तो ये शंका स्वाभाविक है। तो ये शंका जो है क्षण भर के लिए होती है। तो यही होता है संचारी भाव। और करुणा में भी, और भयानक भी, और करुणा भी भयानक भी, उसको सोच के ये करते हैं कि कभी कभी करुण, उसके प्रेम में हम करुणा से द्रवित हो उठते हैं और कभी भयानक भी हो जाते हैं, है ना, गुस्सा भी आ जाते हैं कि क्यों हम मिले नहीं, बात नहीं किया, इस टाइप का असर। तो एक संचारी का एक स्थायी या रस के संबंध नहीं होता है, अतः उसे व्यभिचारी कहा जाता है। यानी एक संचारी को कोई स्थायी रस से संबंध नहीं होता है, उसमें कई भाव आते रहते हैं, पानी के बुदबुदों की तरह होते रहते हैं, लहरों की भांति आते हैं, उठते हैं और विलीन हो जाते हैं। वैसी ही ये संचारी भाव होते हैं। इसकी संख्या 33 मानी गई है और कोई कोई आचार्य 34 भी मानते हैं। ठीक है, तो ये हो गया संचारी भाव। फिर आते हैं अनुभव। अनुभव किसे कहते हैं? अंतस्थ भाव को प्रकट करने वाले अंग विकार, शारीरिक चेष्टाएं आदि अनुभव है। ये भावों के पश्चात उत्पन्न होते परंतु भाव सूचक होते हैं। ठीक है, क्या अनुभव क्या होते हैं? जैसे हमारी शारीरिक चेष्टाएं। ठीक है, शारीरिक चेष्टाएं जैसे माँ अपने बच्चे को देखकर, मान लो जो उसका बच्चा भूखा है ना, तो वो जो बालक है वो शारीरिक चेष्टाएं करेंगे, ऐसे हाथ बढ़ा के उसको अपनी माँ की तरफ पाने की कोशिश करेंगे। तो उसको देखकर उसकी माँ के मन में जो भाव उत्पन्न होंगे कि मैं अपने बच्चे को दूध पिला लेती हूँ, तो वात्सल्य उत्पन्न होंगे, है ना, होते हैं। तो इस तरह से यही जो है
अनुभव होता है। शारीरिक चेष्टाएं करके सामने वाले को अपनी बात बताते हैं, ठीक है। उत्पन्न होते तो वो भाव सूचक होते हैं। नाट्य शास्त्र में स्पष्ट लिखा है, क्या है? वांगाभिनये नेह, वांगा वांगम गाभिनये नेह यत् स्तवार्थोऽनुभाव्यते वांगोपाम वांगोपांगम संयुक्तस्वनुभावस्ततः स्मृतः। अर्थात यहाँ पे लिखा है, क्या होता है ये कि वाणी और अंगों के अभिनय द्वारा जिससे अर्थ प्रकट हो वही अनुभव है। अनुभव की कोई निश्चित संख्या नहीं होती, परंतु 8 अनुभव जो सहज और सात्विक विकारों के रूप में आते हैं वे सात्विक भाव कहे जाते हैं। ये अनायास सहज रूप से प्रकट होते हैं और ये 8 सात्विक अनुभव निम्न है, ठीक है। क्या क्या है ये? स्तंभ, स्वेद, स्तंभ यानी एक जगह खड़े हो जाना है ऐसे, ठीक है। एक तक यानी स्तब्ध रह के खड़े हो जाना। स्वेद यानी पसीना, रोमांच, खुशी। वैवर्ण्य, कंप यानी कांपना। अश्रु, रोना। स्वर भंग यानी आवाज नहीं निकलना गले से। प्रलय यानी मूर्छा, ठीक है। तो ये जो है, और क्रोध जो स्थायी भाव को प्रकट करने के लिए मुंह का लाल हो जाना, है ना, मुंह का लाल होना, दांत पीसना, शरीर का कांपना आदि अनुभव के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। ये संचारी भाव को 33 कौन कौन से है ये भी मैं बता देती हूँ। संचारी भाव में क्या क्या आते हैं, ठीक है। अनुभव को और संचारी भाव को एक बार मैं और बता देती हूँ, आप लोगों को समझ में आ जाएंगे। जैसे देखो, कभी कभी देह में कपकपी होने लगती है, कभी धड़कन बन जाती है, कभी आंखों के सामने दृश्य को कप भयंकरता नाचने लगती है। मान लो चाहे कोई एक्सीडेंट है, उसको देख के, उस दृश्य को देख के ही भय हो जाते हैं, हमारे मन में भय, एक सांस रुक सी जाती है। कभी खुशी के कारण आंखों से आंसू झरने लगते हैं, ठीक है, आंखों से आंसू झरने लगते हैं। तो इस चेष्टा को ही अनुभव कहते हैं। जैसे मुख खिलना, आंखें लाल होना, भयभीत होना, भागना, मुंह से गाली निकलना, ठीक है, रुदन करना, तो ये जो है अनुभव है, ठीक। और संचारी भावों की संख्या कौन कौन सी है? 33 रहते हैं संचारी भाव, तो मैं बता देती हूँ। निर्वेद है, आवेग है, दैन्य है, श्रम है, मद है, जड़ता है, उग्रता है, मोह है, शंका है, चिंता है, ग्लानि है, विषाद है, व्याधि है, आलस्य, अमर्ष है, हर्ष है, गर्व है, असूया है, ध्रुति है, मति है, चापल्य है, घृणा यानी लज्जा है, अभीत्या यानी हर्ष भय आदि भाव को छिपाना, नृत्य, स्वप्न, विबोध, उन्माद, अपस्मार यानी मिर्गी होता है ना, और स्मृति, और शुक्य, त्रास, वितर्क, मरण। तो ये सब जो है, सभी जो है विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के सहयोग से ही जो है रस की उत्पत्ति या निष्पत्ति होती है, ठीक है। अनुभव से ही उसके विभाव से स्थायी भाव की उत्पत्ति होती है, अनुभव से उसकी अभिव्यक्ति होगी और संचारी भाव से उसकी पुष्टि होगी। इस तरह ये तीनों जो है स्थायी भाव को पूर्णता में लाते हैं और उस तरह से उसको बोलते हैं रस, ठीक है। कौन कौन पूर्णता में लेके आते हैं? पूर्णता में उसको लेके आते हैं, कौन कौन लाते हैं पूर्णता में? तो जो विभाव है, ठीक है, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, ये तीनों मिलके जो है रस को पूर्णता में लेके आते हैं। इन कोई एक ना रहे तो रस रस नहीं होंगे, ठीक है, ठीक। यहाँ पे और देख लेते हैं, यहाँ पे मैं बता देती हूँ फिर स्थायी भाव। स्थायी भाव वही देख लेते हैं। वाणी और अंगों के अभिनय जिससे प्रकट हो वे अनुभव है, वही मैं बताई वाणी और अंगों से। जैसे बहुत खुशी होने पर हम क्या करते हैं? हंसते हैं, ठीक है। और मान लो चाहे कुछ बुरा स्वप्न देख लिया तो हमारा मन जो है बहुत ये हो जाते हैं,
मान लो जाए किसी का एक्सीडेंट देख लिया, तो वो जो उस टाइम जो भाव प्रकट होते हैं वही अनुभव है, यानी हम उसको प्रकट करते हैं, प्रकट होते हैं, दिखा देते हैं, अंगों द्वारा बता देते हैं, अर्थ प्रकट होते हुए अनुभव है। अनुभव की कोई निश्चित संख्या नहीं होती, परंतु 8 होती है। यहाँ पे मैं पढ़ चुकी हूँ, रोमांस, वैवर्ण्य, कम, अश्रु, स्वरभंग, मूर्छा, लाल होना, गाली देना, तो इस टाइप का ये सब है। फिर आते हैं स्थायी भाव। ये मुख्य भाव है जो रसत्व को प्राप्त हो सकते हैं। रस रूप में जिसकी परिणति हो सकती है वही स्थायी है। अन्य भाव क्षण स्थायी होती है। जो 33 संचारी माने गए उनकी स्थिति अधिक देर तक नहीं रहती है। नाटक के भीतर परिणित 41 भावों में 8 ही क्यों रसस्व को प्राप्त हो सकते हैं, यानी ये 8 ही जो है क्यों मुख्य माने गए हैं, है ना। अनुभव ये 8 क्यों माने गए हैं, 33 तो मानते हैं लेकिन 8 मुख्य क्यों है। यहाँ पे क्वेश्चन किया है कि रसत्व को क्यों प्राप्त होते हैं ये 8 ऐसा करके। तो इस शंका का समाधान करने के लिए भरत मुनि ने कहा है कि जैसे नाक, कान, मुंह आदि सब मनुष्य के समान होते हुए भी उनमें एक ही राजा होता है, इसी प्रकार सब में 8 ही रसत्व की स्थिति को प्राप्त हो सकते हैं। मेरे विचार से जनतंत्र के युग में भरत मुनि की यह दलील क्या मान्य होंगी। यानी उसने कहा है कि सब व्यक्तियों में आंख, मुंह, नाक, गला सब रहते हैं, लेकिन राजा कोई एक ही होता है, ऐसा करके वो इसकी दलील दी है कि कोई 8 ही रस क्यों माने, ऐसा करके। ठीक, तो इसी तरह से इस प्रकार 8 ही रसत्व की स्थिति को प्राप्त करते हैं। ठीक, तो मेरे विचार से क्या भरत मुनि की जो ये दलील दी है वो सत्य है, सही है, सही मानोगे, ऐसा करके क्वेश्चन किए हैं। स्थायी संचार भाव में अंतर यही है कि स्थायी अधिक प्रबल और अधिक देर तक रहती है मनोविकार है, और संचारी क्षण स्थायी मनोविकार। जो भी भाव प्रबल और देर तक रहने वाले विशेष सब रसत्व की स्थिति प्राप्त कर सकते हैं। रस की पूर्ण निष्पत्ति में उन उपयुक्त सभी रसंगों की स्थिति का होना आवश्यक है। वही मैं बताइए, अनुभव, विभाव और संचारी भाव ये सब का रहना आवश्यक है। भरत के नाट्य शास्त्र में उपयुक्त विस्तार पूर्वक प्रत्येक रस की स्थायी, संचारी, अनुभव, व्यभिचारी का विवरण है। इसके साथ अभिनय के प्रसंग में किस रस के लिए किस प्रकार की दृष्टि होनी चाहिए, कैसे कैसे अंग प्रत्यंग से उसके पोषक तत्वों का भाव प्रकट होना चाहिए, इसका विस्तार पूर्वक उल्लेख है, जिसका संबंध नाटक के अभिनय के व्यवहारिक पक्ष में अधिक है, सैद्धांतिक पक्ष में कम। यानी उसको व्यवहार में हम ला सकते हैं, सिद्धांत के जरिए ये पक्ष में इतना प्रकाश नहीं डाला गया है, लेकिन व्यवहारिक में ला सकते हैं, अतः इसका उल्लेख यहाँ अनावश्यक है, ऐसा करके बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे व्यवहारिक पक्ष ही लिए हैं, रस के सैद्धांतिक पक्ष यहाँ नहीं लिए गए। ठीक है, ठीक, तो आज के लिए इतना ही। कमेंट में कीजिए ये वीडियो कैसे लगे आपको। ठीक है, फिर चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। गुड बाय।